कोलकाता चेन्नई हाईवे प्रतिष्ठित सुपर हाईवे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। कल देर रात अचानक इस हाईवे का एक 100 मीटर का हिस्सा धंस गया। हाईवे के इस भाग का निर्माण विदेश की 2 कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने मिलकर किया है। सुपर हाईवे प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। ये 14,000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट देश के कई राज्यों के बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सुपर हाईवे प्रोजेक्ट देश की नई जीवन रेखा है, जिसे बनाने में लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हो रहे हैं। दर्शकों को हम याद दिला दें कि 4 साल पहले देश की इस नई जीवन रेखा सुपर हाईवे प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार के कई केसेस सामने आए थे। माना जाता है कि इस भ्रष्टाचार को रोशनी में लाने के प्रयास के दौरान एक सिविल इंजीनियर सत्य प्रकाश चौबे को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। बेटा सत्यप्रकाश, हमारा बेटा सूरज डिग्री कॉलेज कर ले, फिर तुरंत शादी करा देंगे सूरज की और तुम्हारी बहन बबली की। धन्यवाद शर्मा जी, बस घर जाके जल्दी से अम्मा बाबूजी को ये खुशखबरी सुना दूं। अरे बेटा, अब इतनी रात को काहे वापस जा रहे हो? आज की रात यहीं रुक जाओ बनारस हमरे घर पे। कल सुबह आलू पूरी खा के चले जाना गया। नहीं माँ जी, एक तो छोटी बहन का होने वाला ससुराल, और फिर 4 दिन में मुझे नई पोस्टिंग ज्वाइन करनी है कोडरमा में। बेटा खुद एक होनहार इंजीनियर हो, सरकारी नौकरी भी है, बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है और छोटी बहन की भी शादी करवा रहे हो। तुमने शादी नहीं की? बबली के बाद एक और छोटी बहन है शर्मा जी, मधु, और फिर छोटे भाई संजय को पढ़ाना है। एक बार सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं, फिर सोचूंगा अपनी शादी के बारे में। अच्छा चलता हूँ, प्रणाम। प्रणाम। हाँ सीमा, सुनो, बबली की शादी पक्की हो गई है 2 साल में। 2005 में करने के लिए बोल रहे हैं शर्मा जी। कांग्रेचुलेशन सत्या, तुम अभी हो कहाँ? वाराणसी स्टेशन पर। आधे घंटे बाद ट्रेन है मेरी। हाँ सत्या, लेकिन तुम कोडरमा की पोस्टिंग के बारे में दोबारा नहीं सोचोगे? सोचना क्या है सीमा, 4 दिन में गया में सब कुछ निपटाकर 1 दिसंबर से कोडरमा। सत्या, वहाँ के हालात तुम्हें पता है, और जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम्हें वहाँ जाने से डर नहीं लग रहा है? सीमा, जनरल मैनेजर बन के जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का पोस्ट है ये दर्जा मुझे ताकत देता है करप्शन को रोकने के लिए। ये दर्जा, ये नौकरी संविधान का दिया हुआ हथियार है सीमा। हाँ, लेकिन तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो सत्या। मैं जिंदगी को सिर्फ अच्छे काम पर लगा रहा हूँ सीमा। तुम अकेले हो, वो कई सारे, उनके हाथ में पावर है सत्या। आम आदमी के पावर को उन्होंने अभी देखा ही कहाँ है, और फिर कब तक डर डर के जिएंगे? जब डूबो भी तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता ना लगे। हेलो। हाँ मिश्रा जी, मैं सत्यप्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सत्यप्रकाश सर, आप पहुंच गए क्या? अरे नहीं नहीं, अभी 3 घंटे बाकी हैं भाई। आप गाड़ी भेज रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल भेज रहा हूँ सर जी। वो आपका रेगुलर ड्राइवर है ना नदीम, वो ईद की छुट्टी पर है, लेकिन आपको लेने संतोष नाम का लड़का आएगा। बढ़िया ड्राइवर है सर जी, उसका नंबर अभी SMS कर देता हूँ मैं आपको। ठीक है, धन्यवाद मिश्रा जी।
हेलो। ड्राइवर संतोष। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सत्य प्रकाश बोल रहा हूँ। तुम मुझे स्टेशन पर लेने आने वाले थे। माफ़ कीजिएगा साहब जी, जिस पर्ची पर आपका नंबर लिखा था वो पर्ची कहीं गिर गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम आ रहे हो ना स्टेशन पर? साहब जी वो गाड़ी एकदम बंद पड़ गई है। कब से सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, आपको फ़ोन भी नहीं कर पाया। तो कोई मैकेनिक बुलाया? साहब जी इतनी रात को यहाँ कहाँ मैकेनिक। अच्छा ठीक है, चलो मैं आ जाता हूँ। भाई साहब, भैया, ओ भैया, ओ भाई साहब, सर्किट हाउस चलेंगे? हाँ, सर्किट हाउस। सर्किट हाउस हाँ चलेंगे। कौन है आप? क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये क्या है? दो 2003 में जब सत्य प्रकाश की हत्या हुई तो वो सिर्फ 30 वर्ष का था। इतिहास हमेशा एक इंस्पिरेशन होता है, एक गाथा होती है निर्माण की, प्रगति की। एंशिएंट हिस्ट्री, रीसेंट हिस्ट्री हमें ऐसे लोगों और उनके जीवन के बारे में बताती है और सिखाती है जिनसे हम हमेशा प्रेरित होते हैं। लेकिन कुछ इतिहास हमारे आसपास हमारे जीवन काल में घटते हैं जिन्हें कई बार हम एक हादसा मानकर भूल जाते हैं। कुछ जिंदगियां जो छोटे से वक्त में ही सही लेकिन बहुत कुछ कर जाती हैं और जिनकी मौत हमें झकझोर कर रख देती है। ऐसे लोग और उनकी जिंदगी के बारे में जानना और उससे बहुत कुछ सीखना बेहद जरूरी है। भारत माता के इस बेटे सत्य प्रकाश चौबे ने अपनी छोटी सी जिंदगी में जीते जागते आदर्शवाद की एक अनोखी मिसाल कायम की। क्राइम पेट्रोल दस्तक कल अपने 100 एपिसोड पूरे कर रहा है। इस मौके पर हमने एक ऐसे आदमी को श्रद्धांजलि देने के बारे में सोचा है जो इस देश के इतिहास में खास माना जाएगा। सत्य प्रकाश की जीवनी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ज़मीर का दस्तावेज होगी जो उन्हें सच की रोशनी दिखाएगी। अरे बाबूलाल जी, अरे मास्टर जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत? हम तो ठीक है भैया, पर आपका बेटवा है ना सत्य प्रकाश, हमारी तो बोलती है बंद कर दिया है। क्यों मास्टर जी, क्या किया सत्य प्रकाश ने? अरे बाबूलाल जी, आपको पता है 10वीं की प्रीलिम परीक्षा में कितना नंबर पाया है वो? अरे देखिएगा, इस बार वो 10वीं की परीक्षा में टॉप करेगा, पूरे राज्य में अव्वल नंबर लाएगा वो। मास्टर जी, सब आप टीचर लोगों की मेहरबानी है, तभी तो एक गरीब का बच्चा इतनी मेहनत कर पा रहा है। अरे नहीं नहीं बाबूलाल जी, ऐसी बात नहीं है। सत्य प्रकाश मेहनत के परे है। अरे उसके सिर पर तो साक्षात सरस्वती माँ का हाथ है। जय सरस्वती माँ। मास्टर जी, सत्य प्रकाश पढ़ेगा तो उसके भाई बहनों के लिए मिसाल होगी। अरे क्या कह रहे हैं चौबे साहब, सत्य प्रकाश सिर्फ अपने भाई बहनों का ही नहीं बल्कि पूरे कस्बे के बच्चों के लिए मिसाल बनेगा। देखिएगा, वो अपने गांव शाहपुर का नाम पूरे देश में रोशन करेगा। अरे बस लिखित ही समझिए इसे।
बाबूलाल जी, हमें भी तो खुशखबरी सुनाइए। अरे स्टेट बोर्ड टॉप कर गया है, पूरे राज्य में पहला नंबर आया सत्य प्रकाश का। अरे वाह, बाबूलाल जी देसी घी के लड्डू मंगवाइए। जी जरूर। हमारे सत्य प्रकाश की आगे की पढ़ाई में कोई कसर मत छोड़िएगा। बड़े शहर जरूर भेजिएगा इसे। सत्या, हेलो, नमस्ते, ज़रा बाबूलाल चौबे जी को बुला देंगे? मैं उनका बेटा सत्य प्रकाश बोल रहा हूँ, इलाहाबाद से। अरे सत्या बेटा, हमें ही भूल गए हैं? अरे नहीं सलीम चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा पता नहीं कौन लाइन पे होगा। अरे बेटा कोई बात नहीं। अरे ये लो, तुम्हारे पिताजी आ गए, बात करो। हैं? हाँ बेटा सत्य प्रकाश। पाए लागू बाबूजी। जीते रहो। बाबूजी, वो मैं इंजीनियरिंग की जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देने की सोच रहा था। बेटा वो एग्जाम तो आईआईटी में दाखिले के लिए होती है ना? हाँ बाबूजी, देश की शायद दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम है। सोच रहा था एक बार कोशिश करके देख ही लूँ। अरे तो सोचना क्या है बेटा, सरस्वती माँ का नाम लो और कूद जाओ तैयारियों में। पास तो तुम्हें होना ही होना है। बाबूजी, आपसे एक बात कहनी थी। स्कॉलरशिप वगैरह तो होंगी ही, लेकिन आने वाले दिनों में खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है। तुम उसकी चिंता क्यों करते हो बेटा? तुम जितना पढ़ोगे मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत आगे जाओगे और अपने भाई बहनों को भी पीछे नहीं रहने दोगे। मुझे यकीन है मैं और तुम मिलकर सबकी नैया पार लगाएंगे। अब जाओ, जल्दी से एग्जाम का फॉर्म भर दो। थैंक यू बाबूजी। जीते रहो। अच्छा, मैं रखता हूँ। सत्य प्रकाश बिहार के सिवान जिले के शाहपुर गांव का पहला ऐसा विद्यार्थी था जिसे आईआईटी में एडमिशन मिला था। इस छोटे से गांव के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। एक ऐसा गांव जहां सबसे करीबी टेलीफोन बूथ 5 किलोमीटर की दूरी पर था। सत्य प्रकाश के पिता चीनी की एक कारखाने में क्लर्क थे। बचत तो बहुत दूर की बात है, महीने के आखिर में बिना चीनी की चाय पीने वाली हालत हो जाती थी। इस सब के बावजूद सत्य प्रकाश ने विश्व विख्यात आईआईटी में भी शानदार प्रदर्शन किया। हमेशा की तरह अव्वल नंबरों से पास होता गया। नहीं यार, मैं तो एमटेक ही करूंगा। तू सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक करेगा और उसके बाद क्या? तू देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर राकेश सब कुछ है, अपने देश का फ्यूचर बदल जाएगा। अबे अपने खुद के फ्यूचर पर पहले ध्यान दे। पहले किसी अच्छी सी कंपनी में सेटल हो जा, अपने घर वालों को सेटल कर ले, फिर करना यार सोशल सर्विस। तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार। मैं एक ऐसे गांव से आता हूं जहां पे टेलीफोन भी करना हो तो 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, साइकिल पर या पैदल। सड़कें नहीं है, बिजली ठीक से नहीं आती है, कुछ भी नहीं है यार वहाँ पर। प्राइवेट कंपनियाँ तो ये सब कुछ करेंगी नहीं। अरे प्राइवेट कंपनियों के तो रडार में भी मेरे गाँव का नाम नहीं है। सरकार ही कुछ कर सकती है, इसलिए मैं सरकार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर हम आज़ादी के जस्ट बाद की पीढ़ी होते तो ये सब कुछ समझ में भी आता, पर ये 1994 है मेरे भाई। हम 20वीं सदी के ग्लोबल खिलाड़ी बनने की कगार पर खड़े हैं। देखना, दुनिया की हर मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ बिजनेस करने आएगी एक दिन। बढ़िया है, आए, लेकिन जब वो यहाँ आएंगे और देखेंगे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है, सड़कों की हालत इतनी खस्ता है, पहली फ्लाइट से वापस लौट जाएंगे। फ्यूचर इंटरनेट का है दोस्त, तेरी सड़कों का नहीं। इन्फॉर्मेशन हाईवे पे सारा बिजनेस होगा। ये सब रास्ते वास्ते ना सब अपने आप बन जाएंगे, इसके लिए पूरी लाइफ डालने की क्या जरूरत है? मैंने तो बचपन में ही सोच लिया था यार कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। मुंह के बल गिरेगा सत्या। गिर गिर के ही तो हम खड़ा होना सीखते हैं।
एसी ऑफिस में कुर्सियां गर्म करने से हम कभी खड़ा होना नहीं सीख सकते हैं, चलना तो बहुत दूर की बात है। यार तेरे जैसे ना कई आकर गए, इतिहास की किताबें पढ़। हम या तो इतिहास पढ़ सकते हैं या आने वाला इतिहास बदल सकते हैं। लगे रहो सत्य प्रकाश चौबे जी, लगे रहो, लेकिन जरा संभल के। कहीं इतिहास बदलने के चक्कर में खुद इतिहास मत हो जाना। सत्या, भैया 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 क्या लाया हमारे लिए? अरे सबके लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए गुड़िया लाया हूँ, तुम्हारे लिए भी गुड़िया लाया हूँ, तुम्हारे लिए कंपास। प्रणाम बाबूजी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक बेटा। प्रणाम अम्मा, कैसी हैं? तुम कैसे हो? एकदम बढ़िया, आशीर्वाद है। हाँ 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 हाँ, ये देखो सबके लिए है, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए गुड़िया, ये तुम्हारे लिए कंपास बॉक्स। जाओ खेलो। बाबूजी, ये आपके लिए कमीज रेडीमेड है, आजकल यही चलती है बाबूजी। अम्मा, ये तेरे लिए साड़ी है, अगली बार तेरे लिए मिक्सी लेकर आऊंगा, सालों से देख रहा हूँ तू इसी सिल बट्टे पे खुद पिसी जा रही है मसाले के साथ। मिक्सी आने से क्या होगा बेटा, पहले बिजली तो ठीक से आ जाए। बाबूजी, बिजली भी आएगी, मुझे पूरा भरोसा है। बाबूजी, मैं एमटेक करना चाहता हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बेटा ये एमटेक आईआईटी के बीटेक से ऊपर की डिग्री है ना? हाँ बाबूजी, एमटेक करने के बाद मुझे आईएएस के एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा बाबूजी। ये आईएएस क्या है बेटा? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होता है, वैसे ही आईएएस बाबूजी। अरे वाह, आईएएस के बराबर की नौकरी है? हाँ बाबूजी, तनख्वाह तो प्राइवेट कंपनी जितनी नहीं है, मगर हम सब आराम से रह सकेंगे बाबूजी। मैं देश के लिए कुछ ठोस कर सकूंगा, सड़कें, बिजली, पानी, इनके क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करने का अवसर मिलेगा बाबूजी। और क्या चाहिए बेटा, तू देश हित में काम करेगा, हमारी देखभाल भी करेगा। अरे तेरे जैसे बेटे बेटियां हर घर में पैदा हो। बस 2 साल बाबूजी, फिर मेरी कमाई भी आप सबका हाथ बटाएगी। तेरी सबसे बड़ी कमाई तेरा नजरिया है, तेरे सारे सपने पूरे होंगे। बाबूजी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे मैं आपके सपने को जी रहा हूँ। तू हम सबके सपने पूरे कर रहा है बेटा, तेरी हर कामयाबी हमारे चेहरों पर मुस्कान बनाए रखेगी। तू बस लगा रहे सत्य प्रकाश। बहुत अच्छा है। काम कहाँ करते हो मिस्टर चौबे? सरफेस ट्रांसपोर्ट डिवीजन में। सरकारी नौकरी? वाह भाई वाह, क्या पोस्ट है? जी मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ये रोड कंस्ट्रक्शन के काम की देखरेख करता हूँ। दरअसल ये मेरी पहली पोस्टिंग है। तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारी बेटी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है। हमारी बेटी शाम तक आ जाएगी, फिर हम तुमसे मुलाकात करवा देंगे। हाय, मैं सीमा। ओ है, मैं सत्यप्रकाश चौबे। वेरी गुड। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे कोल्ड, सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है? प्लूटो। वेरी गुड। और जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है? जुपिटर। बच्चों, अब मैं आपको आपके नए मैथ्स के टीचर से मिलवाती हूँ। सत्य प्रकाश। बच्चों, इनका नाम है सत्य प्रकाश और ये आज से आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। अब आप लोग इनको नमस्ते कहिए। नमस्ते। अच्छा काम करती हो तुम। थैंक यू सत्य प्रकाश। मुझे खुशी है कि इन बच्चों को तुम जैसा टीचर मिला है, IITian। सीमा, मैं तो चाहता हूँ कि इस देश के हर बच्चे को IIT जैसे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिले। इस देश का हर बच्चा काबिल है, हर एक बच्चा। सही कहते हो तुम। पढ़े लिखे बच्चे इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति होंगे, जो इस देश की तकदीर को दोबारा लिखेंगे।
सर आपसे मिलने कोई गुप्ता जी आए हैं। गुप्ता जी? जी। हाँ, भेज दीजिए। जी। नमस्कार सत्यप्रकाश बाबू। नमस्ते मिस्टर गुप्ता, आइए। सर जी, सुना है आपने हमारे खिलाफ एक्शन लेने की बात की है, लेटर वेटर भेज दिया है। मिस्टर गुप्ता, एक तो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब स्टैंडर्ड है, ऊपर से आपको एडवांस भी दिया गया है, पर उतना टाइम, उतना लेबर और उतना मटेरियल कुछ मैच नहीं करता। अरे कहाँ चवन्नी अठन्नी के चक्कर में बैठ गए सत्यप्रकाश बाबू हैं? अरे मिनिस्ट्री सालों से हमें बुला बुला कर काम दे रही है। आपसे पहले जो ऑफिसर थे ना, वो लाखों में एक थे और अब धीरे धीरे लाखों में 8 हो गए। क्या है ये? लाखों में 8 हैं, कल को करोड़ों में 1 होंगे। जमाना बहुत अच्छा चल रहा है साहब। मिस्टर गुप्ता, मैं 1 मिनट में आता हूँ। जी साहब। आइए सर। ये है मिस्टर गुप्ता, गुप्ता एंड चांद कंस्ट्रक्शन से। इन्होंने अभी अभी मुझे घूस देने की कोशिश की है। और मिस्टर गुप्ता, ये विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन्हें मैंने खास आपको पकड़वाने के लिए यहाँ बुलाया है। क्या आपने ये पैकेट छुआ है चौबे जी? जी नहीं। गुप्ता जी, आपको हमारे साथ चलना होगा, हमारे ऑफिस वही होंगे, बाकी सवाल जवाब। चलिए जी। चलिए। चल रहे हैं। आप IIT पास हो, BHU पास हो, IAS पास हो, पर समझ में नहीं आता इन तीनों इम्तहानों में कॉमन सेंस का पर्चा नहीं था क्या? बेईमानी कॉमन सेंस नहीं होती है गुप्ता जी। बेवकूफ़ी भी नहीं होती चौबे जी। ये जो अभी ऑफिसर्स आए थे ना, कुछ सालों पहले मुझे उठा ले गए थे। यही 2 फोन कॉल्स और 2-2 लाख के बाद मुझसे गले मिले और बाइज्जत मुझे घर छोड़ाए। इस बार फोन कॉल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, 4-4 लाख में मान जाएंगे। जो ऑफर हमने आपको दिया था वो ये ले लेंगे, लाखों में 8। सत्यप्रकाश चौबे, एक बात समझ ही लो, या तो तुम यहां बिक सकते हो या फिर मिट सकते हो। वैसे मेरी सलाह में बिक जाओ। जब जमीर के बोझ से आजादी मिलेगी ना, तो झूठी अकड़ पिघल जाएगी, फिर चौचक मचा आएगा बिजनेस का। सच में थैंक यू। जय हिंद। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट सुपर हाईवे प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन हुआ। 14,000 किलोमीटर का ये रोड नेटवर्क भारत के सभी राज्यों के सभी बड़े शहरों को 4 लेन हाईवे से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के द्वारा हमारे देश की सरफेस ट्रांसपोर्ट सुविधा में क्रांति आने की पूरी उम्मीद की जा रही है। इस विशाल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देश विदेश की बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी इंडियन हाईवे एजेंसी को सौंप दी गई है। सत्यप्रकाश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारा तबादला इंडियन हाईवे एजेंसी में किया जा रहा है, और वो भी सुपर हाईवे प्रोजेक्ट के लिए। और ये हमारे देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। सर, मैं इससे बेहतर कुछ मांग ही नहीं सकता हूँ। ये प्रोजेक्ट हमारे देश का नक्शा बदल देगा। सरकार ने वाकई बहुत दूर की सोची है सर, लोगों के हित में सोचा है। सिवान, बिहार से हो? जी सर, शाहपुर गांव। कोडरमा में 12 चिट्टा औरंगाबाद सेक्शन इस वक्त लाइव है, वहाँ काम करना पसंद करोगे? जी सर,
मेरे इलाके में पोस्टिंग मिल जाए तो बहुत खुशी होगी सर। कोडरमा आईएचए का हेड डिवीजन है, गया और धनबाद दोनों कवर होते हैं, और तुम्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर PS त्रिवेदी को रिपोर्ट करना होगा। जी सर। वहाँ रिटायर्ड ब्रिगेडियर मजूमदार साहब भी हैं जो इस प्रोजेक्ट को ओवरसी कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर। सर बताइए पोस्टिंग कब से ज्वाइन कर सकता हूँ? क्यों बे संदीप के बच्चे, क्या कहा था तूने 1994 में? हमें सड़कों की जरूरत नहीं है, इंटरनेट हाईवे की जरूरत है। साले हम चारों कल ही मिले थे, अमर, राकेश और मैं। तुझे बहुत याद कर रहे थे यार सब। दोस्त क्या कहा था तुमने, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी? खैर वो तो बन रही हैं, लेकिन उनसे भी हजारों गुना बड़ा प्रोजेक्ट है सुपर हाईवे प्रोजेक्ट, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। पढ़ा मैंने पेपर्स में, 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। सुपर्ब यार। तू सही कहता था दोस्त, देश में सड़कें बरस रही हैं। तो आजा संदीप, सड़कें तेरा इंतजार कर रही हैं। आएंगे यार आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। वो एक दिन तभी आएगा जब तू ये तय करेगा कि अब बस वतन वापस चलते हैं। मैं तो कहूँगा संदीप, तू अभी आ जा। भारत चमक रहा है, तेरी सख्त जरूरत है यहाँ। सत्या, तुम्हारी ट्रेन कल की है, तुम्हारी किताबें। सीमा, मेरा बस चलता तो मैं अब भी की ट्रेन ले लेता। दुनिया सिकुड़ रही है सीमा, आने वाले कुछ सालों में किसी भी बच्चे को हाई स्कूल करने के लिए गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा, 300-300 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े जैसे मैं गया था। तुम जो चाहते हो वो सब कुछ होगा, लेकिन हाँ, तुम कहीं बहुत दूर मत निकल जाना। क्या मतलब? मतलब टच में रहना, फोन करना, और हाँ, हो सके तो चिट्ठी जरूर लिखना। तुम अच्छा लिखते हो। सत्यप्रकाश चौबे हरदम अपना सपना अपने साथ लेकर चलता था। वो एक ऐसा रास्ता बनाना चाहता था जो सही मायने में लोगों को जोड़ता, लेकिन ऐसे रास्ते पर चलने में और लोगों को इन पर चलाने में बेशुमार रुकावटें आती हैं। लेकिन सत्यप्रकाश का मानना था कि अगर इरादा पक्का हो तो पक्की सड़क को कोई नहीं रोक सकता। पर सत्यप्रकाश का हौसला दरअसल उसी के लिए एक दस्तक थी कि टेढ़े लोगों को ना तो सीधे रास्ते रास आते हैं और ना ही उन्हें बनाने वाले सीधे लोग। रावत, पांडे, इस स्टेज पर तो कोई काम अभी ज्यादा शुरू नहीं हुआ है और कोई काम करता दिख भी नहीं रहा है। रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि 3 महीने से काम चल रहा है। सर देखिए ना, काफ़ी कुछ काम तो हो गया है। हाँ। वो सर क्या है कि सारा मटेरियल इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है सर। मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए 3 महीने बहुत ज़्यादा है रावत। सत्यप्रकाश सर, यहाँ सब कुछ होता ही बड़े धीरे धीरे है। काम धीरे धीरे हो सकता है तो काम तेज़ भी हो सकता है। मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए 3 महीने किसी भी एंगल से ठीक नहीं है, ये नहीं चलेगा। काम डाउन सत्यप्रकाश, मैं यहाँ का प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है यहाँ काम कैसे होता है। सर ये देखिए, ये फाइल कहती है कि 12 चिट्टा से औरंगाबाद का 60 किलोमीटर का स्ट्रेच का कॉन्ट्रैक्ट P&Q को दिया गया है, जबकि हकीकत ये है सर कि P&Q ने उसे किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को सबलेट किया है और सर उस लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने उसे 4 छोटे छोटे लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को सबलेट किया है। तो इट्स अ प्रोसीजर, इट्स ए स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोसीजर। स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोसीजर? जी हाँ। 60 किलोमीटर का स्ट्रेच का 450 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी को दिया गया है और वो कंपनी एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर को आधे से भी कम प्राइस में ऑफर करती है। सर आगे कहा जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उस लोकल कॉन्ट्रैक्टर को उसकी काबिलियत के बेसिस पे दिया गया है और इतने सारे एडवांसेस दिए गए हैं। सर ये रूल के बिल्कुल खिलाफ है और वो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के सिर्फ 2 दिन के अंदर।
सर 3 महीने हो गए हैं, अभी तक एक पत्थर भी नहीं हिला है। तो तुम क्यों पत्थर बन रहे हो मिस्टर इंजीनियर? तुम्हारा काम है कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को सुपरवाइज करना। जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा तुम्हारा काम भी शुरू हो जाएगा। सर तब तक मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बैठे रहो, वो भी चुपचाप बैठे रहो। और याद रहे, तुम यहां महज एक सुपरवाइजर हो, इन्वेस्टिगेटर नहीं। तुम्हारी बेमतलब की मीटिंग की वजह से मेरे हजारों काम रोक रखे हैं। अब तुम यहां से जाओगे तो मुझ पर मेहरबानी होगी। सुनो, ये फाइल यहीं पर रख दो। और हां सत्यप्रकाश, आइंदा मुझे ऐसे लेक्चर देने की कोशिश भी मत करना। साहब, त्रिवेदी। जय हिंद त्रिवेदी साहब। जय हिंद मजूमदार जी। वो यहाँ पर एक लड़का आया है दिल्ली से, वो सत्यप्रकाश चौबे। जी वही, नौशिखिया सत्यप्रकाश। अपने नाम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है वो। क्यों त्रिवेदी साहब, क्या कह रहा था? वही बचकाने सवाल, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को सब लेटिंग क्यों किया गया है, 3 महीने से काम क्यों नहीं हो रहा है, वही सब वगैरह वगैरह। ये युवा पीढ़ी भी बड़ी जल्दी में लगती है। आप टेंशन ना लें, मैं कॉन्ट्रैक्टर हरमेश सिंह से कहता हूँ कि इस बच्चे से मिले, इसे थोड़ी सैर करवाए, दिखाए इसे कि हमने क्या काम किया है, कितना काम किया है, वगैरह वगैरह। जय हिंद मजूमदार जी, जय हिंद। जय हिंद। कम इन। मैंने कहा नमस्ते इंजीनियर साहब। आप कौन? बंदे को हरमेश सिंह कहते हैं, छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सिंह कंस्ट्रक्शन। बड़ा आसान सा नाम है, चलो कभी नहीं भूलते। मैं भी नहीं भूलूंगा, नाम के लिए नहीं, काम के लिए। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपको, एडवांस भी मिला है, 3 महीने लगते हैं आपको मटेरियल इकट्ठा करने में। सर बैठो सर। बैठिए। अब ऐसा ना कहिए चौबे साहब, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं अकेला थोड़ी हूँ, 4 लोग और साथ में जुड़े हैं। बाड़मिया कंस्ट्रक्शन, यादव कंस्ट्रक्शन, कोडा कंस्ट्रक्शन और लाल कॉन्ट्रैक्टर्स सब अपने काम में लगे हुए साहब। अब इतना बड़ा इंटरनेशनल रोड बनाना है साहब, अच्छा काम करना है, अच्छा माल इस्तेमाल करना है साहब, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। 3 महीने बहुत ज्यादा वक्त है मिस्टर हरमेश मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए। और मटेरियल्स इकट्ठा करना तो दूर, अभी तक रोड की लेवलिंग नहीं की आपने। अरे शौबे जी, मैं आपको ईमानदारी में एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? 8 किलोमीटर, पूरे 8 किलोमीटर रोड बन चुका है, लेकिन साहब अब पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो इसलिए काम थोड़ा रुक रुक के करना पड़ता है। भगवान कसम साहब, रोड ऐसा बना है कि अमेरिका की रोड पानी मांगेगी। आप बस चल के देखिए, थोड़ा टाइम निकालिए आप, टाइम तो होगा ना आपके पास। मेरे पास टाइम ही टाइम है, मेरा सारा टाइम सिर्फ इसी के लिए है, मेरी ड्यूटी के लिए। चलिए चल के देखते हैं क्या बनाया है आपने। देखिए ना सर जी, गाड़ियाँ कैसे सर सर करके जा रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हीरोइन की गाल पे से फिसल रही है सर। हाँ देखिए ना सर। हरमेश सिंह जी, आपके हीरोइन के गाल का मेकअप बहुत कच्चा है। क्या कह रहे हैं साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। इस सड़क का काम शुरू होने से पहले मटेरियल्स की क्वालिटी की टेस्टिंग हुई थी? जी हाँ सर, हुई थी। मुझे रिपोर्ट चाहिए। अरे इंजीनियर साहब, एकदम टॉप का माल लगाया सड़क पे साहब, आप देखिए ना साहब। मैंने आपसे पूछा, पांडे, रावत, मुझे इस सड़क की सीमेंट फिलिंग, लेवलिंग, तार, सब की डिटेल रिपोर्ट चाहिए 1 घंटे में। 1 घंटे में? क्यों? इसके लिए भी तुम्हें 3 महीने का समय चाहिए।
अभी अभी तुमने कहा कि सारी रिपोर्ट्स रेडी हैं। हाँ सर, रेडी है। रिपोर्ट नहीं है? क्या मतलब नहीं है? कहाँ खो गई? सर रिपोर्ट अभी बना ही नहीं है। सर वो क्या है कि हम उस हरमेश कॉन्ट्रैक्टर के सामने कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे। दरअसल सर माल तो सारा पहले ही अप्रूव कराया था। त्रिवेदी सर सब जानते हैं। हाँ सर। सर ये सभी कॉन्ट्रैक्टर बहुत सालों से ठेका ले रहे हैं। ये सभी लोग अपना काम जानते हैं सर। खाक जानते हैं? सुपर हाईवे है ये, ग्रैंड ट्रंक रोड जैसा। तुम लोगों को पता भी है कि तुम लोग किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? सर हमें तो ये भी पता है कि एक बार प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो दे दिया। जी सर। मिस्टर त्रिवेदी, ये एक सीरियस मामला है। भारद्वाज साहब मेरी बात सुनिए, वो लड़का सत्यप्रकाश वो एक मेंटल केस है, बस यूं ही मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाता रहता है। सर पिछले 15 दिनों से वो रोड पब्लिक के लिए खुल चुका है। जी हाँ, फर्स्ट क्लास चल रहा है और कोई डैमेजेस नहीं है वहां पर। त्रिवेदी, मेरे टेबल पर फोटोग्राफ्स पड़े हैं जो उसने भेजे, डिटेल रिपोर्ट्स भी भेजी हैं। 8 किलोमीटर के रोड पर 30 ऐसी जगह है जहां रोड डैमेज है, वो भी 15 दिनों में। त्रिवेदी, डैम इट, दिस इज सीरियस। लेकिन सर ये लड़का चाहता क्या है? उसने 8 किलोमीटर की रोड को दोबारा बनाने की रिकमेंडेशन दी है। क्या 8 किलोमीटर पूरा का पूरा वापस? शुक्र मानो 8 ही बोले, दोबारा बनवाओ, कॉन्ट्रैक्टर्स को गर्मी दिखाओ। और याद रखो त्रिवेदी, ये सरदर्द तुम्हारा है, मेरा नहीं। शुक्र मानो ये रिपोर्ट मेरे तक ही आई है, आगे नहीं गई। सर जी क्या कह रहे हैं? दोबारा सड़क बनाने में तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, आपने भी तो ना कमाले कर दिया, सीधा भेज दिया उसको सड़क चेक करने के लिए। अरे भैया, मुझे क्या पता था कि वो लड़का बाल की खाल निकालने पर उतर आएगा। तो मुझे लगा कि वो रोड को ऊपर ऊपर से चेक करेगा, फिर बैठ जाएगा ठंडा होकर चुपचाप। अब कोई तो तोड़ होगा त्रिवेदी सर जी, कुछ कीजिए ना सर जी। देखिए, मैं दिल्ली संभाल रहा हूं, आप लोग उस लड़के को संभाल लीजिए। जो करना है कीजिए, लेकिन उसे भगाओ यहां से। उसके रहते हुए हमारा एक काम नहीं हो सकता। सर जी, रोड इस बार ऐसा बनेगा कि आप भी याद करेंगे क्या रोड बना था। पब्लिक याद करे, 3 पीढ़ियां इस्तेमाल करें, ऐसे रोड बनाना है, और उससे कम मैं बनने भी नहीं दूंगा। देखिए साहब, 8 किलोमीटर दोबारा बनाना मतलब हमारा तो बंबू है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये जो बड़ी कंपनी सब है ना, ये सब सारा मांस खा जाती है, और हम लोग खाली हड्डियां चूसते हैं, हड्डियां। और ये जो हाई फाई चीज आप लिख कर दिए हैं ना, ये हम खरीदने जाएंगे ना तो हम लोगों का कच्चा तक बिक जाएगा। ये आप जो हड्डी और मांस की बात कर रहे हैं ना, ये आम आदमियों के हैं, और ये सड़क भी आम आदमियों के पैसे से बन रही है, उन्हीं के लिए बन रही है। मुझे सिर्फ उनकी फिक्र है, समझ गए? आपके कच्छों और चड्ढियों की नहीं। अगर काम करना नहीं आता है ढंग से तो कोई दूसरा काम कीजिए, जाइए। ए साहब, आपको इस लाइन में जितने हफ्ते हुए हैं ना, उतने बरस गुजारे हैं हमने यहाँ। हमें और कुछ तो करना नहीं आता, पर हाँ, जो हमारा जीना दुश्वार करेगा ना, उसको तो हम ठीक कर ही देंगे। अरे यादव जी, अगर ये धमकी थी तो फिर से ट्राई कीजिए, क्योंकि आपके सड़कों की तरह आपकी ये धमकी भी कच्ची थी। अरे चौबे साहब, हम बाल बच्चे वाले लोग आपको क्या धमकी देंगे साहब? हम तो आपको सिर्फ एक हिस्सा दे सकते हैं साहब। बढ़िया है, पहले धमकी और अब रिश्वत। चुपचाप दफा हो जाओ मेरे ऑफिस से, और दोबारा यहां दिखाई मत पड़ना, वरना पुलिस बुलवाऊंगा मैं। चलो। ए चौबे जी, अरे आए कहां से हो आप? हैं? और क्या खाते हो रोज? अरे असलियत उनको समझ में नहीं आती, आपको समझ में नहीं आती हैं? देखिए चौबे जी, हमारे जो माई बाप लोग हैं ना, उस सब पुलिस थाने में बंद है, और वहीं से हमें आदेश देते हैं, और आप हमको पुलिस की धमकी दे रहे हैं? पुलिस की धमकी? हैं? देखिए इंजीनियर साहब, आप जो देश की भलाई की बात कर रहे हैं ना, इसमें किसी की भलाई नहीं है, सिर्फ धुलाई ही धुलाई है, वो भी जम के।
समझ जाओ तो अच्छा है, नहीं तो आपकी किस्मत। क्या रिश्वत ना लेना जुर्म है? क्या अपनी ड्यूटी निभाना, लोगों का भला करना गुनाह है? जब हम अपने बच्चों के लिए स्कूल ढूंढते हैं तब एक चीज काफी मायने रखती है, और वो है संस्कार, वैल्यूज। लेकिन बड़े होने पर क्या इन वैल्यूज, इन संस्कारों का आम जिंदगी में इस्तेमाल हो पाता है? पढ़ाई की दुनिया से जब लोग कमाई की दुनिया में कदम रखते हैं तब इन संस्कारों की अग्नि परीक्षा होती है। एक जवान पढ़ा लिखा लड़का या लड़की किस हद तक करप्शन की दुनिया से लड़ पाएंगे? एक ऐसी दुनिया जहां दिन रात उनके सारे नैतिक मूल्यों की धज्जियां उड़ती हैं। ऐसे में बंदा क्या करे? हार मान ले, या फिर अपनी हार निश्चित होने के बावजूद अपने मिशन में लगा रहे, लड़ता रहे? क्या करे? तुम इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो संजय? आप क्यों बने भैया? सड़कें बनाने का शौक था, उसे पूरा करने के लिए। सेम टू सेम, फोटोकॉपी। सीधे रास्ते बनाना और सीधे रास्ते पर चलना, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है भैया? पढ़ ले, बन जा इंजीनियर। अगर सच्चाई तेरे लिए मायने रखती है तो फर्क खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सीधे रास्ते पर बहुत कांटे हैं, बहुत चुभेंगे, खून भी बहेगा, लेकिन रुकना मना है, मुड़ना मना है। सत्या बेटा, क्या परेशानी है? बाबूजी, सपने पूरे करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं है बेटा, ना कभी था और ना कभी होगा। अरे ढंग का सपना देखना ही कितना मुश्किल है। दिमाग सुन्न हो जाता है बाबूजी। कभी कभी सोचता हूँ मैं कैसे कर पाऊंगा। करते करते कर पाओगे बेटा, बस लगे रहो। अरे ये सपना ही तो है जो हम सबको जोड़ता है। हम जिंदा हैं तो सिर्फ हमारे सपनों के कारण। अपने सपने को कभी टूटने मत देना। डियर सर, बहुत सोच विचार के बाद मैंने आपको ये लेटर लिखने का फैसला किया है। आप मेरे दर्द को समझेंगे, क्योंकि मेरा भी वही सपना है जो आपका है, और हमारे सपने को पूरा होने से रोका जा रहा है। सुपर हाईवे प्रोजेक्ट में जिन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, वे सिर्फ पैसे बना रही हैं, सड़कें नहीं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग इस हद तक हो रही है कि बहुत ही नालायक और बेईमान किस्म के लोग सड़कें बना रहे हैं। इनके पास ना टेक्नोलॉजी है, ना कैपिटल है, और ना ही अच्छा काम करने का इरादा। सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, 3-3 महीनों तक काम शुरू नहीं हो रहा है। ऊपर से इन सभी को आए दिन एडवांस पैसे दिए जा रहे हैं। इसके चलते अच्छी सड़कें कैसे बनेंगी सर? जो कुछ बन रहा है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा सर। सरकार की सेवा में एक इंजीनियर होने के नाते ये मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको आगाह कर दूं कि IHA के निचले लेवल पर करप्शन बहुत ऊंचे लेवल का है। जाहिर है IHA के ऊंचे लेवल के आशीर्वाद के बिना यह मुमकिन नहीं है। हर कोई अपनी जेब भरने पर तुला है। लूट मची हुई है और लूटा जा रहा है आम आदमी सर। वो आम हिंदुस्तानी जो खून पसीना एक करने के बाद सरकार को टैक्स देता है। इन पैसों का गलत इस्तेमाल करने का किसी को हक नहीं है। हमारा फर्ज बनता है कि उस टैक्स के बदले हम उस आम आदमी को, उसके बच्चों को अच्छी सड़कें दें। हिंदुस्तानी आदमी बहुत सहनशील है सर, वो शिकायत नहीं करता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो अच्छी सड़कों का हकदार नहीं। सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, भीख मांगता हूं कि आप खुद इस मामले में दखल दीजिए। आधुनिक भारत का जो सपना आपने देखा है वो करोड़ों भारतीयों का भी सपना है।
इसे पूरा होने दीजिए सर। हम सब मिलकर इसे पूरा कर सकते हैं। मैं इस लेटर पर ना अपने हस्ताक्षर कर रहा हूं और ना ही अपना नाम लिख रहा हूं। मुझे जान की कई धमकियां दी गई हैं। मुझे मौत से डर नहीं लगता सर, लेकिन जब तक मैं अपना काम, अपने मिशन के कुछ पड़ाव पार ना कर लूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। मैं अलग से अपना बायोडाटा इस लेटर के साथ भेज रहा हूं। आपसे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी आइडेंटिटी गुप्त रखेंगे। सत्यप्रकाश, फौरन के फौरन मेरी ऑफिस में आकर मुझे मिलो। सत्यप्रकाश चौबे, दिल्ली की सबसे बड़ी ऑफिस को शिकायत भरा प्रेम पत्र लिख दिया तुमने। तुमने क्या सोचा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी? शिकायत की शिकायत हो जाएगी और तुम्हारा नाम कभी सामने नहीं आएगा। क्यों? ब्रिगेडियर साहब, मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। तो गलत चारा चुना तुमने सत्यप्रकाश, क्योंकि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे सस्पेंशन लेटर मिल गया। लेकिन याद रखो, मैं अब भी यहां प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर रहूंगा, आधी तनख्वाह पर। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस चवन्नी छाप तनख्वाह पर किसी ऑफिसर का घर नहीं चलता। लेकिन मुद्दा यह है कि तुमने मेरी इज्जत उछाली। माफ कीजिएगा सर, बेइज्जत होने के लिए इज्जत होना जरूरी है। आदर्शवादी घोड़े पर सवार हो तुम सत्यप्रकाश, और उस घोड़े को पंख लगे हुए हैं। धरती पर लौटाओ आम आदमी के हीरो और अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि मेरे सस्पेंशन ऑर्डर के साथ साथ तुम्हारा यह ट्रांसफर ऑर्डर भी आया है। खत्म हो गया तू सत्यप्रकाश चौबे। हां, तू यहां हम सबके साथ मिलजुल कर रह सकता था, लेकिन नहीं। एक बात बताऊं, चौंकना मत। तुम्हारे इस ट्रांसफर ऑर्डर के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। तू अब मुर्दे से भी ज्यादा भारी हो गया चौबे। तूने अपनी कब्र खुद खो दी है। सत्यप्रकाश चौबे, तेरा ट्रांसफर गया नहीं हुआ है, यूं समझ ले कि अब तू तो गया। सर, बड़े दुख और घोर आश्चर्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरा नाम और मेरा लिखा गया लेटर आपके ऑफिस से लीक हुआ है। मैंने रिक्वेस्ट की थी सर कि मेरी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाए। अब मेरी ज़िंदगी खतरों और धमकियों से भर गई है। मेरा ट्रांसफ़र गया डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया है। इस ट्रांसफ़र का मतलब है कि कोडरमा सेक्शन में अब खुलेआम भ्रष्टाचार होगा और बहुत ही सस्ते दर्जे की सड़कें बनेंगी। मैं अपने इस बेवक्त और गलत ट्रांसफ़र पर और अपने कॉन्फिडेंशियल लेटर के लीक होने पर अपनी नाखुशी व्यक्त करता हूँ। पर सर, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अपना काम
अपना धर्म पूरे लगन से करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। ये लोग सड़कों पर सीमेंट नहीं, जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं सीमा। हाँ मैं समझ रही हूँ सत्या, ये तो सरासर लूट है। ये करप्शन कर रहे हैं एक बात है, लेकिन सड़कें किस तरह से बना रहे हैं? ये सड़कें टिकेंगी ही नहीं सीमा। टोल टैक्स से लाखों करोड़ों कमाए जाएंगे, लेकिन सड़कों की हालत खस्ता होती रहेगी। और ये लोग अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे देशों से अपनी तुलना करते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब बीज जहरीला होगा तो फल कहाँ से मीठा होगा? अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ये सड़कें एक दिन कब्र बनेंगी। कोई भी अच्छी चीज बनाने के लिए सबसे जरूरी मटेरियल है अच्छी नीयत का होना। अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की सजा के तौर पर उसका तबादला एक ऐसी जगह पर कर दिया गया जहां पर कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन सत्य प्रकाश चौबे ने इस पोस्टिंग में भी अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। लेकिन कब तक? करप्शन, तीसरे दर्जे के मटेरियल का इस्तेमाल, उसे नीचे लाने का षड्यंत्र, इन सब चीजों से वो अकेला आदमी कब तक लड़ता रहता? बेटा सत्यप्रकाश, मुझे तुम्हारी जितनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूं, भ्रष्टाचार किसी एक आदमी का काम नहीं है। भ्रष्टाचार दरअसल एक पूरी बिरादरी है। बाबूजी, निचले लेवल पर काम करने वाले दरअसल खुद शिकार हैं। इनसे आसमान की उम्मीद की जाती है। इनको मिलने वाले पैसे बहुत फिल्टर होकर नीचे आते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ पैसों की छन्नी में है बेटा। अगर वो छानने वाला ही कपट करे तो राम जी भी इस देश का भला न कर पाएंगे। आप ठीक कहते हैं बाबूजी। यहाँ गया में मेरे हाथ बंधे के बंधे ही रहेंगे। जब तक मेरे काम की बागडोर मेरे हाथ में नहीं होगी तब तक मैं अपने सपनों को साकार नहीं कर सकूंगा। तुम इस आक्रोश को संभाल के रखो बेटा, ऊपर तक पहुंचने में ताकत देगा। सत्यप्रकाश, तुम इस प्रमोशन के एग्जाम के लिए एलिजिबल तो हो, लेकिन तो मैं एग्जाम दूंगा सर। हाँ हाँ जरूर दो, लेकिन तुमने इतने कम समय में इतने ज्यादा लोगों को नाराज किया है कि सर मेरी किसी से निजी लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं चुपचाप खड़े होकर करप्शन को होते नहीं देख सकता। सत्यप्रकाश, दुनिया की सारी दौलत तुम सारे लोगों में बराबर बांट दो, तब भी तुम्हें एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसके पास अगले से ज्यादा पैसा होगा। करप्शन कोई गुंडा नहीं जिसने तुम्हारी गर्दन पर छुरा रखा हो। करप्शन कोई दुश्मन नहीं जिसे तुम मात दे सकते हो। करप्शन एक लाइलाज रोग है। जब तक इंसान रहेगा करप्शन रहेगा। सॉरी सर, मैं आपकी इस थ्योरी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इतिहास देखिए सर, इंसान ने एक से एक दवाइयाँ खोज निकाली हैं, महारोगों को मात दिया है सर। अगर करप्शन एक रोग है तो इसका जरूर कोई ना कोई एक इलाज होगा। हाँ, हो सकता है कि कोई गोली ना बने, कोई इंजेक्शन ना बने, लेकिन सर एक सिस्टम तो बन ही सकता है जो करप्शन होने ही ना दे। सत्यप्रकाश, तुम इस प्रमोशन के एग्जाम को जरूर दो और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम पास भी होकर आगे भी जाओगे। लेकिन हाँ, एक हिदायत देना चाहूंगा कि तुम एक पहले ऑफिसर नहीं हो जो इस करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हो। और सर मैं आखिरी ऑफिसर भी नहीं होना चाहता। ज्योत से ज्योत जलेगी सर।
सत्य प्रकाश ने प्रमोशन का रिटन एग्जाम और डिपार्टमेंटल इंटरव्यू दोनों अव्वल नंबरों से पास किए। जिस कोडरमा से उसे धमका कर ट्रांसफर किया गया था, उसी कोडरमा में सत्य प्रकाश प्रोजेक्ट हेड के पद पर ज्वाइन होने जा रहा था। हमें ये बताने में खुशी हो रही है कि प्रमोशन के बाद अब मिस्टर सत्य प्रकाश चौबे जनरल मैनेजर के पद पर हैं। 1 दिसंबर 2003 से वे कोडरमा हेड डिवीजन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का भार संभालेंगे। हेड ऑफिस किस जन्म का बदला ले रहे हैं ये? अब ये सत्य प्रकाश चौबे मेरी कुर्सी पर बैठेगा। बेड़ा गर्क, अब सारे टेंडर उसके हाथ में रहेंगे। मटेरियल वो पास करेगा। मतलब अब तक जो कुछ बनवाया है वो दोबारा बनवाएगा। इसका मतलब हमने जो कुछ बनाया है उसे वापस लौटाना पड़ेगा। अरे मुजुमदार साहब, हम लोग तो कंगाले हो जाएंगे। बदला लेने आया है ये सत्य प्रकाश चौबे। लगता है मेरा पत्ता काटकर ही सांस लेगा वो। ब्रिगेडियर साहब, सिंह, यादव, देखिए मैं तो डूबूंगा, लेकिन ये लड़का आप सबको भी डुबाएगा। माल बटोरना नहीं चाहता, चुपचाप बैठा भी नहीं चाहता, किसी से डरता भी नहीं है ये। आखिर किस मिट्टी का बना है ये? अरे इसकी नसों में खून बहता है या गंगा जल? मैं पहचानता हूं इस खून को। फौज में काफी देखने को मिला है। जांबाज सरफिरे जिन्हें मौत का कोई खौफ नहीं, उसूलों और आदर्शों से पेट भरता है इनका। ये आदर्शवादी कौम भी बड़ी खतरनाक होती है। बोल रहा हूँ। तुम मुझे स्टेशन पर लेने आने वाले थे। साहब जी, वो गाड़ी एकदम बंद पड़ गई है। कब से सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। आपको फोन भी नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है, चलो मैं आ जाता हूँ। भैया, भैया, चलेंगे? ये जाओ। हाँ, चलेंगे। पौने 4 हो गए, सत्या अभी तक नहीं आया। बेटा बबली, मधु, बेटा उठो बेटा। बबली, बाबूजी, अम्मा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बेटा तेरे सत्या भैया ने कहा था रात को ही वाराणसी से लौटेगा। उसके ट्रेन का टिकट भी बुक था। चलिए चल के देखते हैं। अरे ये क्या बात हुई? गाड़ी तो यहीं पर खड़ी है। और ड्राइवर भी कहीं नहीं है। बाबूजी, भैया अगर आने वाले होते तो ड्राइवर को स्टेशन पर जरूर बुलवाते। आप फिक्र मत करो, मैं अभी गुरुनाथ को स्टेशन भेजती हूँ। हटिए,
कब अजमा लगा रखे हैं? कौन है ये सत्य प्रकाश चौबे जी, इंजीनियर साहब। मैं इनके घर काम करता हूँ, हमारे साहब थे। 4 गोलियां दागी गई, देसी तमंचे का इस्तेमाल हुआ। सरकारी आदमी था रोड डिपार्टमेंट में। सर, इसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया है मैंने। देखिए, अभी हमें कोई लीड नहीं मिला है, लेकिन पूछताछ से लगता है कि कौन लोकल चोरों का गैंग होगा। क्या बता सकते हैं कि क्या क्या था उनके पास जो गैंग चुरा ले गया? कोई कीमती चीज लेके आ रहे थे वो? कहा है भैया, बोल काहे नहीं रहे हो? बोलेंगे नहीं तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा भाई? सर, भैया का ब्रीफ केस, उनका पर्स, मोबाइल फोन, सब कुछ मिसिंग है सर। ब्रीफ केस में कैश था? सत्य प्रकाश के पास कभी भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते थे, लगभग 3000 होंगे। बनारस कौन काम से गए थे? का घरेलू मामला था। कैसा घरेलू मामला? बेटी की शादी पक्की कराया था। बनारस से लौटने का जल्दी का था? सर, भैया हर बार स्टेशन पे अपनी गाड़ी मंगाते थे, इस बार गाड़ी में कुछ खराबी थी सर। यह हमरे सवाल का जवाब तो नहीं ना हुआ। इतनी जल्दी कहा थी बनारस से लौटने की? रात के 3 बजे वो इलाका किसी चंबल के बीहड़ से कम नहीं होता है, और ऐसे में रिक्शा करना अपनी शामत को नौता देना है। सर, कुछ तो सुराग मिला होगा। कौन थे वो लोग सर? अरे कह तो दिए हैं किसी लोकल चोरों का गैंग है। सारी शाम और रात कुछ हाथ लगा नहीं होगा, फिर तुम्हारे भैया सामने आ गए होंगे, सब कुछ मांगा होगा उन्होंने, इनने मना कर दिया होगा, बदले में दाग दी गोलियां, और क्या। सत्य प्रकाश का अंतिम संस्कार गांव के उसी मैदान में किया गया जहां वो बचपन में फुटबॉल खेला करता था। सत्य प्रकाश एक असाधारण लड़का था। उसके उसूल उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत ऊंचे थे। अपनी छोटी सी जिंदगी उसने सिर्फ देश के लिए जी। उसकी मौत को एक आम जुर्म बताया जा रहा था। तहकीकात चोरों के लोकल गिरोह की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन क्या यह हकीकत थी? भैया प्रमोशन के बाद दोबारा कोडरमा प्रोजेक्ट ज्वाइन करने वाले थे 1 दिसंबर से, वो भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट पर। कोडरमा, ये वही जगह है जहाँ से उसने करप्शन के खिलाफ दिल्ली को लेटर्स भेजे थे। इसीलिए तो उनका गया ट्रांसफर कर दिया गया था। अच्छा, मतलब कोडरमा वाले उसके लौटने की खबर सुनते ही कांप गए होंगे, और वो भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट पर लौट रहा था हमारा सत्या। खटिया खड़ी कर देता सबकी। हमें आवाज़ उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए। आखिर सत्या की जिंदगी के बहुत मायने थे। और ये मर्डर एक साजिश है, कोई आम जुर्म नहीं। कई लोग शामिल होंगे। आफ्टर ऑल करप्शन के झंडे तले सारा सिस्टम एक हो जाता है। ये लड़ाई लंबी चलेगी।
सत्य प्रकाश चौबे 1 दिसंबर से कोडरमा प्रोजेक्ट की डायरेक्टरशिप संभालने वाले थे और उसके ठीक 4 दिन पहले उनकी हत्या कर दी गई। क्या आपको इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नजर नहीं आती? सर, हमारे सूत्रों के अनुसार ये काम किसी ऑर्गेनाइज माफिया का है जो सुपारी लेकर लोगों को मारते हैं, पर पुलिस बार बार इसे चोरी में हुआ मर्डर क्यों बता रही है? सर, सत्य प्रकाश चौबे एक विसल ब्लोअर था जिन्होंने आपके ऑफिस से करप्शन के खिलाफ शिकायत की थी और आपके ऑफिस ने उनके साथ दगाबाजी की और उस खत को लीक किया। क्या इस हत्या में आप भी शामिल हैं? लगता है आप फिल्में बहुत ज्यादा देखते हैं, इसीलिए ऐसे वाहियात इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे ऑफिस में ऐसा कोई लेटर आया ही नहीं होगा, फिर लीक होने का सवाल कहां से आता है? सर, लेटर तो आया था, एक्नॉलेजमेंट है, सबूत है और इसी ऑफिस से लीक हुआ है। देखिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में इस तरीके की कई सारी चिट्ठियां आती हैं और हम हर चिट्ठी पर नजर रखते हैं। हर कोई उठकर चिट्ठी लिख देता है, लेकिन हम जितनी भी जेन्युइन शिकायतें होती हैं उनको सीरियसली लेते हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट्स में उन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स मैं खुद पढ़ता हूं और मुझे सत्य प्रकाश की ऐसी कोई चिट्ठी याद नहीं। सर, मेरे पास इस लेटर की एक कॉपी है जो कि कल सुबह के अखबार में छपेगी। देखते हैं आपको याद आती है या नहीं। देखिए, वो लेटर हमारे ऑफिस से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया होगा। हो सकता है वहां से लीक हुआ। सत्य प्रकाश चौबे लिखते हैं, सर मैं अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहता हूं, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं सर। उनका लेटर उन्हीं लोगों तक पहुंच गया जिनके खिलाफ उन्होंने करप्शन के चार्जेस लगाए थे। और पता नहीं क्यों लोकल पुलिस को तो कुछ पड़ी नहीं है, रूटीन चोरी का केस बता रहे हैं। सर, एक NIB इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। जब तक कि असली गुनहगार पकड़े नहीं जाते हम ये मसला जिंदा रखेंगे। सत्य प्रकाश चौबे की मौत खाली नहीं जा सकती। सर, लोकल पुलिस ने अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं की। FIR? सर, FIR के मुताबिक मौत गोली लगने से हुई है। बटुआ और मोबाइल दोनों गायब है और एक ब्रीफ केस जिसमें 3,500 रुपए थे वो भी गायब है। सेल फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। आखिरी कॉल सत्य प्रकाश चौबे ने गया के इस नंबर पर की। हेलो ड्राइवर संतोष? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? और उससे ठीक 3 घंटे पहले एक और कॉल की, वो गया के इस नंबर पर। हेलो। हाँ मिश्रा जी, मैं सत्य प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सत्य प्रकाश सर, आप पहुंच गए क्या? आखिरी कॉल जो उसने रिसीव की वो दिल्ली का नंबर है। हाँ सीमा, सुनो, बबली की शादी पक्की हो गई है। हाँ सत्या, लेकिन तुम कोडरमा की पोस्टिंग के बारे में दोबारा नहीं सोचोगे? विनोद, इन तीनों नंबर्स को ट्रैक करो, मुझे इन तीनों से बात करनी है। सब, थैंक यू। सर जी, सत्यप्रकाश साहब का जो रेगुलर ड्राइवर है नदीम, वो ईद की छुट्टी पर था, तो मैंने संतोष ड्राइवर को बुला लिया था। नदीम सुबह सत्यप्रकाश को सर्किट हाउस से गया रेलवे स्टेशन छोड़ने गया। जी, उसके बाद वो छुट्टी पर चला गया। और संतोष ने सत्यप्रकाश को बताया कि गाड़ी खराब है, वो उसे लेने नहीं आ सकता। जी सर, ऐसा ही बताया था उसने तो। मिश्रा, मुझे इन दोनों ड्राइवर से बात करनी है। सर, संतोष को तो मैं आपके पास भेज दूंगा, लेकिन इस नदीम का कुछ पता नहीं चल रहा है। जब से छुट्टी पर गया है लौटा ही नहीं, कोई फ़ोन भी नहीं लग रहा है उसका। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। पता लगाइए, लेकिन उससे पहले ये संतोष। सर जी, मैं ही गाड़ी लेके जाने वाला था साहब को लेने, लेकिन गाड़ी में खराबी थी। कैसी खराबी? सर जी, फ्यूज वायर टूटे हुए थे। टूटे हुए थे या काटे गए थे? वो टूटे काटे थे साहब, पर किसने किया, क्यों किया, मुझे नहीं मालूम साहब। सबने सर, सत्यप्रकाश को वाराणसी स्टेशन पर जो दिल्ली से कॉल आया था वो सीमा नाम की लड़की का था, दिल्ली की है।
सर ये गाड़ी वाला मामला पक्का सबोटाज लगता है। सुबह जब नदीम सत्यप्रकाश को ले गया था तब गाड़ी ठीक थी। अचानक रात को फ्यूज वायर कटे हुए थे। ये क्या बात हुई? ये सीमा कौन है? सर वो भैया की फ्रेंड है दिल्ली से। क्या ये सीमा जानती थी कि सत्यप्रकाश वाराणसी से गया पहुंचने वाला रात के 3 बजे? क्या वो ये भी जानती थी कि 4 दिन बाद वो कोडरमा जाने वाला? सर हो सकता है भैया ने उनको बताया होगा, वो उनकी अच्छी फ्रेंड है। विनोद सर, गया रेलवे स्टेशन जाओ और वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डिटेल रिपोर्ट बनाओ। जब संतोष ने सत्यप्रकाश को बताया होगा कि गाड़ी ख़राब है, वो उसे लेने नहीं आ सकता, तो जाहिर सी बात है कि सत्यप्रकाश ने गया रेलवे स्टेशन से कोई पब्लिक बस, टैक्सी या रिक्शा लेने की सोची होगी या कोशिश की होगी। राइट सर। ठीक है, हम आपसे बाद में मिलेंगे। सर ज़्यादातर रिक्शा जी हैं, वो भी साइकिल रिक्शा। सबसे पूछताछ की, लेकिन सबका कहना यही है कि उनको भी सुबह ही पता चला जब उन्होंने बॉडी देखी। हम कोडरमा के लिए रवाना हो रहे हैं। सत्यप्रकाश के मोबाइल की ट्रैकिंग जारी रखो। जैसे ही स्विच डाउन होगा हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑन हो जाएगी। सर वो दिल्ली की लड़की सीमा वो परसों आ रही है। गुड, तब तक हम वापस आ जाएंगे। कोडरमा, जहाँ से सत्यप्रकाश को ट्रांसफ़र किया गया था, जहाँ वो दोबारा पोस्टिंग के लिए जा रहा था। राइट सर। ये पहले के डायरेक्टर त्रिवेदी और ब्रिगेडियर मजूमदार के फ़ोन रिकॉर्ड से कुछ मिला? नहीं सर, सारे नंबर्स चेक किए लेकिन कहीं कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली सर। अब हर किसी को हम पर ही शक होगा। हम हर कोई नहीं है मिस्टर त्रिवेदी, NIB है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। हाँ है, शक है आप पर कि आपने सत्यप्रकाश चौबे की सुपारी दी और इस कदर दी ताकि आपका नाम कभी सामने ना आए। देखिए राठौर साहब, आप हम पर इसलिए शक कर रहे हैं क्योंकि सत्यप्रकाश को यहां से ट्रांसफर किया गया था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सत्यप्रकाश की ट्रांसफर में मेरा कोई हाथ नहीं था। पर आपकी सस्पेंशन में तो उसका बहुत बड़ा हाथ था। उसने खुद अपने हाथों से चिट्ठी लिखी थी और दिल्ली भेजी थी। आप सबका पर्दाफाश किया था, और आपका भी, ब्रिगेडियर साहब, और आपके सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का भी। देखिए राठौर साहब, सत्यप्रकाश ने देश के सबसे ऊंचे ऑफिस को चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद तो हम उसे टच भी नहीं कर सकते थे। मरवाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल तो सारे मर गए। वो सारे सवाल जो सत्यप्रकाश चौबे ने उठाए थे, जिनके जवाबों के लिए वो लड़ रहा था, उस आदमी को मौत का खौफ नहीं था मिस्टर त्रिवेदी। अगर वो यहां दोबारा पोस्टिंग पे आता तो तुमसे 1000 सवाल पूछता, वो सारे सवालों पर पहुंचते। उसे चुप करवाने का तुम्हारे पास सिर्फ एक तरीका था, वही तुमने किया। नहीं किया ऑफिसर, नहीं किया। आप भले ही हमें करप्ट विलन के नजरिए से देख रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि अगर करप्शन लड्डू है तो हम सिर्फ चींटियां हैं, और उस लड्डू को निगलने वाले हाथी कहीं और बैठे हैं। वहां की तो आपको इंक्वायरी की परमिशन भी नहीं मिली होगी, और शायद कभी मिलेगी भी नहीं। अगर आप नाम बताएंगे तो हम उनसे भी पूछताछ करेंगे। बताइए ब्रिगेडियर साहब, वो कौन से बड़े हाथी हैं जो ये लड्डू निगल रहे हैं? कम ऑन सर, टेल मी द नेम्स। मुझे पता होता तो मैं खुद वहीं होता। अगर आपको पता चले तो सावधान रहिएगा। आप जहां से आए हैं वो जगह बहुत पावरफुल है, ये आप भी जानते हैं। जी सर, सत्यप्रकाश ने एक बार नहीं कई बार मुझे बताया था कि वहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स उसे जान की धमकी देते हैं। उस रात जब आपकी सत्यप्रकाश से फ़ोन पर बात हुई, उस वक्त उसने किसी धमकी का जिक्र किया था आपसे? नहीं सर, उस रात सत्यप्रकाश ने किसी खास वाक़ियत का कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं सत्यप्रकाश को लेकर बहुत चिंता में थी। क्यों थी आपको चिंता? क्योंकि इस बार सत्यप्रकाश कोडरमा में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैसियत से जा रहा था, और वहाँ के पहले वाले प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर त्रिवेदी और वो एक्सटर्नल सुपरवाइज़र मिस्टर मजूमदार, वो दोनों ही सत्यप्रकाश से खुश नहीं थे। आप उस लेटर के बारे में तो जानते ही होंगे जो सत्यप्रकाश ने दिल्ली लिखा था। उसी लेटर को लेकर वो दोनों सत्यप्रकाश से बहुत नाराज थे। थैंक यू सीमा जी, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आपसे बात होगी। साहब आज सच्ची कह रहे हैं साहब, क्या हुआ साहब? साहब मोबाइल मिल गया।
सर हम मानते हैं हम मोबाइल चुराए हैं सर, लेकिन ये खून से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। सर हम कसम खाते हैं अपने 20 बच्चों की सर। काहे मरवा रहा है मासूमों को? एक झूठी कसमें मत खा। हमारा काम है तुझे बड़ा साहब तक लेके जाना। उनका डंडा जब पड़ता है तो गूंगा लोग भी गाता है। चल। अरे साहब हम कह रहे हैं साहब, हम साहब मोबाइल चुराए हैं जरूर, लेकिन साहब हम सच्ची कह रहे हैं, हमको नहीं मालूम कुछ इसके बारे में। साहब आप समझिए साहब। साहब मैंने मोबाइल जरूर चुराया था साहब, वो अपनी बीवी से कलकत्ता में बात करनी थी साहब। फोन करने के लिए मोबाइल ऑन किया, बस साहब लोग टूट पड़े मुझ पर। सिर्फ एक बार सीधे तरीके से पूछ रहा हूं, तू मर्डर में शामिल था? साहब बच्चों की कसम नहीं। फिर किसने मारा उसे? उन तीनों के नाम और पता बोल। नाम और पता साहब मैंने पहले कभी उनको देखा नहीं था, दोबारा देखूंगा तो भी नहीं पहचान पाऊंगा साहब। वो चेहरे ढके हुए थे, उनके पास पिस्तौल थी साहब। साहब धाएं 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 कई बार गोलियां चली साहब, और एकदम एक के बाद एक। वो साहब धड़ाम से मेरे रिक्शे से नीचे सड़क पर गिर पड़े, और फिर साहब वो तीनों आए जल्दी जल्दी से। उन्होंने साहब का घड़ी, बटुआ, अटैची निकाला और भाग गए वहां से। और मोबाइल? हाँ, और मोबाइल छोड़ गए तुम्हारे लिए? पता नहीं साहब, भूल गए होंगे साहब। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया इसमें साहब। मैंने आज तक कभी चोरी भी नहीं करी। वो मोबाइल का लालच आ गया था साहब, वही वो कर रहा साहब। मुझे माफ कर दो साहब, मैं कभी रोना बंद, माफ कर दी। रोना बंद। जब तक मैं ना कहूं गया वापस नहीं जाओगे, यहीं रहोगे दिल्ली में, समझे? जी साहब। हेलो सर, हम संजय बोल रहे हैं, सत्यप्रकाश चौबे के भाई। हाँ संजय बोलो। सर उस रिक्शा वाले ने कुछ बताया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो हम पहले से नहीं जानते। सर वो आई विटनेस है, मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ सर। श्योर, वो दिल्ली में ही है, तुम आ जाओ बात कर लो। जी थैंक यू सर। जी साहब, उन लोगों ने साहब के हाथ से घड़ी निकाली थी। तुमने ठीक से देखा? जी बिल्कुल ठीक से देखा था साहब। झूठ बोल रहा है सर ये। सत्यप्रकाश भी ने जिंदगी में कभी रिस्ट वॉच नहीं पहनी। मैंने तुमसे कहा था सिर्फ एक बार सीधे तरीके से पूछूंगा तुमसे। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, उन लोगों ने घड़ी निकाली थी उन लोगों ने घड़ी साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। संजय, हमने इस रिक्शा वाले की बैकग्राउंड चेक की है। ही इज अ ड्रग एडिक्ट। उसकी स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हर 2 मिनट बाद झूठ बोलता है। वो खुद बहुत सारे चोरी के केसेस में इन्वॉल्व रहा है। मगर सर वही एक आई विटनेस है, और वो भी ऐसे झूठ बोल रहा है जिसका कोई कारण नहीं है सर। और ये घड़ी वाली बात पता नहीं क्यों कर रहा है। इसको पट्टी पढ़ाया गया है सर। साजिश सर, यहाँ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अगर वाकई कोई साजिश है तो हम उस साजिश की तह तक जाएंगे, लेकिन इस वक्त हमें कोई साजिश नजर नहीं आ रही है। सॉरी। 2 दिन बाद मनोज दिल्ली से गायब हो गया। गया स्टेशन का ये साइकिल रिक्शा चलाने वाला सत्यप्रकाश चौबे की हत्या का एकमात्र चश्मदीद गवाह था। सत्यप्रकाश का रेगुलर ड्राइवर नदीम भी सत्यप्रकाश के कत्ल के बाद गायब हो गया था। सर, ये मनोज रिक्शा वाला का किस्सा खामखा इतना उछाला जा रहा है। ऐसे ड्रग एडिक्ट्स आए दिन गायब होते रहते हैं। लेकिन सत्यप्रकाश चौबे जैसे लोग रोज पैदा नहीं होते राठौर, और ना ही रोज मारे जाते हैं। ये सत्यप्रकाश चौबे गरम लू की तरह सारे देश को चपेटे में ले रहा है। इस झमेले को यहां से दूर रखना है। यस सर। राठौर, संभल के चलो, चुपचाप चलो, यहां से बाहर चलो। आज के बाद तुम्हारी सारी इन्वेस्टिगेशंस गया में होनी चाहिए। समझा सर। थैंक यू। राठौर सर, हम तो कहते हैं कि एक बार हम अपने खबरियों के नेटवर्क को ऑन कर देंगे, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा सर। इनाम का ऐलान कर दो। मुझे सुराग चाहिए, जल्दी चाहिए और अब भी चाहिए। जी सर, ये इनाम का आइडिया अच्छा है सर।
स्वरूप, आई वांट रिजल्ट। साहब हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है साहब। जो कुछ भी मालूम है ना वो बोल देना। साहब क्या बोलेंगे साहब, जाने दो ना साहब। जाने दो ना। चलो गाड़ी में। सर, ये दोनों मोहित और शंकर हैं, पैदाइशी चोर हैं, कई केस में इन्वॉल्व भी रह चुके हैं, सालों ने जेल भी काटी है। सर, इनके पास उन तीनों की खबर है जिन्होंने सत्य प्रकाश चौबे को ठोक दिया। मुहूर्त निकालूं? मुहूर्त निकालूं या अपने आप शुरू हो जाओगे? साहब हम एक गैंग के लिए काम करते हैं, मगर हमें नहीं लगता कि वो तीनों हमारे गैंग के हैं साहब। कोई बात नहीं, तुम नाम बताओ सबके, हम सबसे पूछताछ करेंगे। नहीं साहब, मुझे नहीं लगता उन लोगों का हाथ है इसमें। साहब अगर हमने कुछ बता दिया तो वो हमें जान से मार देंगे। और अगर एक भी बात छुपाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा, खुद ठोक दूंगा, यहां कनपट्टी पे या यहां सीने पे। क्या चाहते हो? पहले फिल्मों की तरह 5 गिनूं? हाँ? एनआईबी की इंटेरोगेशन के बाद 2 लीड्स शंकर और मोहित बहुत ही संदेहजनक हालात में मर गए जब उन्होंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। कुछ लोगों ने कहा सुसाइड और कुछ ने कहा मर्डर। इन 2 पेशेवर चोरों के रिश्तेदारों ने एनआईबी के खिलाफ धरना दिया, उन पर कस्टोडियल डेथ का आरोप लगाया, जिसका एनआईबी ने पूरी तरह से खंडन किया। माहौल काफी गर्म है साहब। सो व्हाट? हमारी वजह से तो नहीं हुआ, हमने तो बस उनसे रेगुलर सवाल किए थे। ये हम समझते हैं ना साहब, इलाके की जनता नहीं ना समझती है। पूरा का पूरा इलाका माफिया के हाथों में है, उनका राज चलता है, उन्हीं का कानून चलता है यहाँ। सर अब आप लोग यही कह रहे हैं कि मेरे भाई की हत्या लोकल गैंग के चोरों ने की है? देखो यंग मैन, तुम स्टूडेंट हो, अपना ध्यान स्टडीज पे दो और हमें हमारा काम करने दो। ये बच्चों की तरह बार बार आकर हम पर उंगलियां मत उठाओ। सर ये बात आप भी जानते हैं, ट्रिगर दबाने वाली वो महज 3 उंगलियां थी, असली कातिल कोई और है। कौन है? कौन है असली कातिल? त्रिवेदी है, ब्रिगेडियर मजूमदार है, यादव है, हरमेश सिंह है, या कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर? कौन है असली कातिल? शक शक होता है, सबूत सबूत, और इस वक्त हमारे पास सबूत नहीं है। वो लेटर सर,
जो मेरे भैया ने लिखा था। हाँ, लिखा था तुम्हारे भाई ने वो लेटर, द फेमस लेटर यू आर टॉकिंग अबाउट। देखो यार, तुम्हारे भाई साहब लाखों में एक थे, बहुत उम्दा काम कर रहे थे। हम सबको उनकी मौत का दुख है, लेकिन हम जबरदस्ती ये साबित नहीं कर सकते कि उनकी मौत उस लेटर से जुड़ी हुई है या करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे उससे जुड़ी हुई है। समझ रहे हो तुम? नहीं सर, नहीं समझ रहा हूं। अगर करप्शन से जुड़ी नहीं है, लेटर से जुड़ी नहीं है, तो फिर मेरे भाई की मौत क्यों हुई? चोरी के दौरान उन्होंने चोरों को रोकने की कोशिश की, चोरों ने उन पर गोलियां चला दी। दैट्स इट। 3,500 रुपए, वो ब्रीफकेस, एक मामूली मोबाइल फोन, इन चीजों के बदले में 4 गोलियां दागी गई मेरे भाई पे। इम्पॉसिबल लगता है? 50 रुपए के लिए गोलियां चलाई जाती हैं, 50 रुपए के लिए। क्या करें, जमाना खराब है। इस जमाने के नुमाइंदों में ही खोट है सर। अगर 50 रुपयों के लिए गोली चल सकती है तो करोड़ों रुपयों के लिए भी चल सकती है। मेरे भैया प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पोस्ट पे जा रहे थे कोडरमा, सर वे पब्लिक के करोड़ों रुपयों को लुटने से रोकते। ये बातें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं सर? बिल्कुल भी नहीं सर, जरा भी नहीं। सीधे रास्ते पर बहुत कांटे हैं, बहुत चुभेंगे, खून भी बहेगा, लेकिन रुकना मना है, मुड़ना मना है। यस, इन तीनों ने सत्या प्रकाश चौबे की हत्या की जिम्मेदारी ली है, अपना जुर्म कबूल किया है। इनके नाम हैं बिल्ला, सुल्तान और गोपी। इन्होंने सरेंडर किया है या आपने इन्हें पकड़ा है मिस्टर राठौड़? पकड़ा। मिस्टर राठौड़ एक ही जश्मदीद गवाह था, रिक्शा चालक मनोज, और वो तो अनट्रेसेबल है। फिर इनकी शिनाख्त कैसे हुई? इन तीनों ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। इनके पास से सत्या प्रकाश की सारी चीज़ें मिली हैं, उनका बटुआ, उनका ब्रीफकेस और ब्रीफकेस के सारे डॉक्यूमेंट्स, और वो पिस्तौल भी बरामद हुई है जिससे सत्या प्रकाश चौबे की हत्या की गई थी। और इनका बयान मनोज के बयान से बिल्कुल मैच करता है। सर, कोडरमा के IHA ऑफिशियल्स या लोकल माफिया का कोई इन्वॉल्वमेंट? हम उनके खिलाफ रिट पिटीशन दायर करेंगे, करप्शन और मलफंक्शन की। सत्या प्रकाश चौबे की हत्या में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हुई है। मतलब आप भी यही कह रहे हैं जो गया पुलिस कहती आई है? ये एक चोरी का केस है जिसमें एक्सीडेंटली डेथ हो गई है। जी यस। सबसे पहले मैं एनआईबी को कांग्रेचुलेट करता हूं कि उन्होंने सत्य प्रकाश चौबे के हत्यारों को पकड़ लिया है। अब सबसे जरूरी बात, मैं इस बात को रिकॉर्ड पर डालना चाहता हूं कि सत्य प्रकाश चौबे ने जो लेटर भेजा था वो इस ऑफिस से कभी लीक ही नहीं हुआ। सुपर हाईवे प्रोजेक्ट में बहुत सारे करप्शन के केसेस सामने आए हैं और हम इन केसेस पर सख्त से सख्त कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्य प्रकाश की मौत उसके लिखे हुए लेटर से संबंधित थी ही नहीं। इट्स अ क्लियर केस ऑफ रॉबरी। सर, विसल ब्लोअर एक्ट का घोर उल्लंघन हुआ है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, हम विसल ब्लोअर एक्ट को और मजबूत बनाने की फिराक में हैं और इस मामले में कोर्ट में बहुत सारे PILs दर्ज हैं। बस इस बारे में मैं और ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि द मैटर इज सब जुडिस। थैंक यू। इस अदालत को अब कोई शक नहीं है कि तीनों आरोपियों ने IHA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सत्य प्रकाश चौबे को लूटा और उस दौरान उन पर गोलियां चलाईं, जिसके चलते मिस्टर चौबे की मौत हो गई। लिहाजा ये अदालत आरोपी बिल्ला, सुल्तान और गोपी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। उन तीनों को सजा देने की क्या जरूरत थी? हमें तो मालूम भी नहीं है कि हमारे भैया के हत्यारे वही 3 थे। क्या आप इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे? कैसी लड़ाई? किसके खिलाफ लड़े हम?
हम तो बोल बोल के थक गए हैं कि अगर वो 3 सिर्फ चोरी करने आए थे तो मेरे भैया उन्हें चुपचाप सामान दे देते, वो उनसे लड़ते नहीं। पैसे मेरे भैया के लिए कोई मायने नहीं रखते थे, वो तो जिंदा रहना चाहते थे ताकि अच्छा काम कर सकें। बाबूलाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जब किसी नेता या किसी बड़ी हस्ती को जान की धमकी दी जाती है तो उन्हें पुलिस की सुरक्षा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वे देश के सेवक हैं। मेरा लड़का क्या था? मैं पूछता हूं, मेरा लड़का क्या था? वो भी तो एक सरकारी नौकर था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, और उसे पुलिस की सुरक्षा नहीं दी गई, धमकियों के बावजूद नहीं दी गई। मैं जानता था मेरा लड़का आम नहीं है, तो उसके अंदर एक अद्भुत तेज है। मैंने इस तेज को देश की अमानत समझकर बहुत मेहनत से पाला। बहुत संभाल संभाल कर मैंने मेरे बेटे को देश को सौंपा था। उसके प्राणों की रक्षा होनी ही चाहिए थी। वो बहुत काम का था, देश के लिए बहुत कीमती था। मैं हाथ जोड़ता हूं सरकार के कि मेरे बेटे जैसे दूसरे होनहार बेटे बेटियों की सुरक्षा कीजिए जो देश के लिए कुछ करने निकल पड़े हैं। भ्रष्टाचार की चौखट पे उनकी बलि चढ़ना बहुत दुख की बात है। जीने दो उन्हें जीने दो। सर, नया केस। एक और आदमी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, काट दिया गया। सर, क्या आपको कभी लगता है कि हमें सत्यप्रकाश चौबे की सोच की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी? वो किन चीज़ों के लिए लड़ रहा था? नहीं विनोद, सत्यप्रकाश चौबे की सोच से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इंडिविजुअली मैं या तुम उसे एडमायर कर सकते हैं, उसे सलाम भी ठुक सकते हैं, पर हमारी ड्यूटी क्या थी? एक मर्डर केस में हत्यारों को ढूंढना। वो हमने किया। स्टोरी खत्म। वाकई खत्म सर। 3000 रुपये के लिए 4 गोलियां, शायद एक एडिशनल मोबाइल, शायद एक रिस्ट वॉच, बस इतने के लिए उसको मार दिया गया। क्या ये स्टोरी पूरी तरह सच भी है सर? एक राजा था, बहुत कमीना और जालिम राजा। वो अपने दरबारियों को और प्रजा को बहुत डरा धमका के रखता था। एक बार उस राजा ने अपने दर्जी से कहा कि मुझे ऐसे कपड़े सी कर दो जो किसी के पास ना हो, और साथ ही ये भी कहा कि अगर मुझे पता चला कि ऐसे कपड़े किसी और के पास हैं तो तुम्हारा गला काट दूंगा। दर्जी बहुत डर गया। वो घर आकर रात भर बहुत परेशान रहा कि आखिर करे तो क्या करे, और सुबह उसने राजा के लिए एक सूट तैयार किया। हवा का सूट। हवा का सूट? हवा का सूट। वो हवा का सूट उसने राजा के नंगे बदन पर चढ़ाया। राजा बहुत खुश हुआ। सारे दरबारियों ने भी बहुत वाह-वाह की। हवा का सूट पहने नंगा राजा अपनी प्रजा के बीच गया, उनकी राय जानने। प्रजा में भी सबने बहुत वाह-वाह की। किसी की ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि राजा साहब, आप अपना तमाशा बना रहे हैं। दिन भर नंगा राजा अपनी नगरी में घूमता रहा। एंडिंग तो बोलिए सर। फिर एक बिंदास बच्चा आगे आया और जोर जोर से हंसकर बोला, ये राजा तो नंगा है। विनोद, मुझे इस कहानी का अंत तो नहीं पता, पर इतना पता है कि वो बिंदास बच्चा जिंदा नहीं बचा होगा। अब सवाल यह है कि सत्यप्रकाश चौबे आखिर कब तक जिंदा रहता। उस राजा को उसका नंगापन दिखा रहा था, उसे तो मरना ही था। सत्यप्रकाश चौबे जैसे लोगों को याद करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चलो इस केस को निपटा लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो इसे निपटाने में भी 9 साल लग जाएं। 9 साल बहुत लंबे होते हैं। देश की संपत्ति की लूट और उसका विरोध करने वालों का कत्ल
दोनों खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अखबार खोलिए, टीवी पर न्यूज देखिए, बड़ी बड़ी हेडलाइंस में रोज एक नया स्कैम और अंदर के पन्नों पर एक और आम बहादुर इंसान के कत्ल की न्यूज इतनी सी। क्या सत्य प्रकाश चौबे की आहुति रंग लाएगी? दुर्भाग्यवश नहीं। आम आदमी, आप और मैं आज भी थर्ड क्लास रोड्स के लिए टोल टैक्स देते हैं। उन सड़कों पर सफर करते करते सफर करते हैं। शायद ये सड़कें कभी नहीं बनेंगी, शायद किसी भी स्कैम का आरोपी कभी भी उम्र कैद की सजा नहीं काटेगा, शायद विदेशी बैंकों में छुपा काला धन कभी नहीं लौटेगा। लेकिन हमारा इरादा निराशा फैलाना कतई नहीं है। पर यह सब कुछ क्या अपने आप ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। आज क्राइम पेट्रोल दस्तक ने अपने 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं और इसीलिए आज के एपिसोड में हमने आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश की है जो सत्येंद्र दुबे नामक एक सच्चे और ईमानदार आदमी की जिंदगी पर आधारित है। हमने ये केस इसलिए चुना क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि सत्य प्रकाश चौबे की जीवनी एक केस स्टडी है, उन मूल्यों की, उस आचरण की जो आज की हमारी युवा पीढ़ी और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहद जरूरी है। ये एक जोरदार दस्तक है राजा और प्रजा दोनों के लिए कि भाई अब तो जागो, करप्शन लाइलाज रोग नहीं है। हमारा आज का क्राइम पेट्रोल दस्तक का ये 100वां एपिसोड हम भारत माता के उन तमाम बेटों और बेटियों के नाम अर्पित करते हैं जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई में कुर्बान हुए। हम ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को मात देने चले इन जांबाजों की कहानियां सिर्फ अखबारों और इंटरनेट पर ही ना हो, बल्कि बच्चों की टेक्स्ट बुक्स में भी हो। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम देश के भविष्य को करप्शन के दीमक से वाकिफ करवाएं, जो हमें एक मजबूत और सही मायने में प्रगतिशील मुल्क बनने से रोकता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक के एक और करारे एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।